एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी जो अपन डिस्कशन में देने वाले हैं, अभी मिसलेनियस प्रोविजंस का एक लास्ट टॉपिक रह गया है, जिसमें अपन डोरमेंट कंपनी भी डिस्कस करेंगे और जो अमेंडमेंट्स आए हुए हैं 4-5 सेक्शंस में वो भी कवर करेंगे। स्पेशल कोड पे जो कुछ सेक्शन था 446A जिसमें अमेंडमेंट था वो डिस्कस स्पेशल कोड के साथ नहीं किया था, तो वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मिसलेनियस प्रोविजंस चैप्टर है 29। अब मिसलेनियस प्रोविजंस के सारे जो सेक्शंस है वो अपने को एप्लीकेबल नहीं है, तो भी क्या हमको चैप्टर नाम लिखना है। मिसलेनियस का एक क्वेश्चन तो आने ही वाला है, आपको चैप्टर नाम लिखना है। चैप्टर नेम क्या है? मिसलेनियस प्रोविजन ही है कंपनीज एक्ट में भी, और इसका चैप्टर नंबर है 29, जो कवर अप करता है सेक्शन 447 से लेके और 470 तक के सारे सेक्शंस। ठीक है, 447 से 470 तक। सबसे फर्स्ट अपने को आंसर में ये लिखना होता है, उसके बाद फिर हम रेलेवेंट सेक्शन लिख के और उसकी डिटेलिंग करते हैं ना, यू नोज दैट ना। तो अभी आ जाते हैं अपन डोरमेंट कंपनी पर। क्या होता है डोरमेंट कंपनी? जो कि या तो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए या फिर इनटैंजिबल एसेट्स के लिए बनाई हुई है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, 2 इयर्स से यहाँ पे लास्ट 2 इयर्स से इस कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न जो है वो फाइल नहीं किया आरओसी के पास में। प्लस इस कंपनी ने क्या कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस भी नहीं किया है लास्ट 2 इयर्स में। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस भी नहीं किया है। अब what we understand by significant accounting transactions, क्या होता है significant accounting transactions? जहाँ पे सपोज अगर सिर्फ एक कंपनी ने आरओसी को फीस सबमिट करी है किसी भी चीज के लिए या शेयर इश्यू कर दिए, तो ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। कुछ बड़ी फिक्स्ड एसेट्स लेके आए हैं जिससे कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग के लिए अब ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, ज्यादा फास्ट बनेगा, ये सारे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होंगे। ठीक है, कि कोई बड़ा काम। अभी यहाँ पे सिर्फ आप अलॉट कर रहे हो शेयर्स को, इश्यू भी नहीं किए शेयर्स सिर्फ अलॉट किए। ठीक है, अलॉट शेयर्स। या फिर आपने क्या किया है, कोई आरओसी को फीस पे की है या किसी रिक्वायर्ड अथॉरिटी को आपने फीस पे की है, ऑफिस रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन किए हैं, सिंपल ऑफिस रिकॉर्ड्स जो मेंटेन करने होते डेली, कि कुछ स्टेशनरी का खर्चा हो गया वगैरह, नया कैलकुलेटर खरीद के ले आया वो भी लिख लिया, तो ये क्या सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है क्या? ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, बिजनेस के लिए ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। इस तरह के ट्रांजेक्शन को सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे, मतलब अपनी कंपनी में 2 साल से कोई बड़ा अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है। कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न जो अपने को 97 में और 22 में फाइल करना होता है वो भी फाइल नहीं कर रही है। ठीक है, और फिर आरओसी को लगता है तो आरओसी बोलेगा एक नोटिस इशू करके कि आप अपना नाम जो है वो डोरमेंट कंपनी में रजिस्टर करवा दो। ठीक है, एंटर द नेम इन डोरमेंट कंपनी, इंटर कराओ नेम। तो कंपनी क्या करेगी, एमएससी 1 फॉर्म फाइल करेगी। ठीक है, जिसमें वो बोलेगी कि ठीक है हमारा नाम जो है वो क्या करो, डोरमेंट कंपनी में एड कर दो। ये बताओ, अगर ये जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है, ठीक है, या फिर ये एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कंपनी का डोरमेंट में जैसे नाम चला जाता है और 5 साल तक कंपनी, डोरमेंट मतलब सुप्त कंपनी, सोई हुई कंपनी, अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली है, फ्यूचर प्रोजेक्ट में काम आएगा तो अभी क्या करें। लेकिन बात ऐसी हुई कि 5 साल बाद भी आपका कोई प्रोजेक्ट ही स्टार्ट नहीं हुआ, आपने बोला फ्यूचर प्रोजेक्ट है, तो फ्यूचर कितना फ्यूचर, बोले 5 साल तक भी अगर कंपनी डोरमेंट में रह जाती है तो फिर उसका नाम जो है वो रजिस्टर से स्ट्राइक ऑफ करने के लिए चला जाएगा। कौन करेगा? रजिस्ट्रार। इसका नाम इस रजिस्टर में जहाँ पे स्ट्राइक ऑफ की कंपनीज बनी हुई है वहां पे रिमूव करने वाली जो कंपनी है, मतलब जिनका नाम कंपनी से रजिस्टर से रिमूव हो रहा है, जिन कंपनीज का नाम, तो उनमें इनका नाम भी इंक्लूड कर देगा। तो डोरमेंट कंपनी कितने मैक्सिमम टाइम तक रह सकती है? 5 साल तक। उसके बाद में आप फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बने, इंटेलेक्चुअल के लिए बने, और फिर आपको या तो एक्टिव में आना पड़ेगा या स्ट्राइक ऑफ में जाना पड़ेगा। एक्टिव में आने का भी प्रोसेस है, पहले अपन ये देखते कि अपना डोरमेंट में जाने का क्या प्रोसेस है और फिर डोरमेंट से निकलने का क्या प्रोसेस है वो भी देखेंगे। ठीक है, डोमेन में जाने के लिए सबसे पहले अपन ने एमएससी 1 फाइल किया। ठीक है, एमएससी 1 में एक एसआर भी पास करवाना है, स्पेशल रेजोल्यूशन। मेंबर्स को तो एटलीस्ट पता हो, मेंबर्स तो हाँ करे कि हाँ ठीक है हमारी कंपनी डोमेन बन जाएगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फिर इसमें हम आरओसी ने इशू किया सर्टिफिकेट। अपन ने तो एमएससी 1 में बोला था कि हमको डोरमेंट बनना है, आरओसी ने क्या किया अपने को एमएससी 2 में बोला कि ठीक है आपको सर्टिफाइड कर दे कि आप डोरमेंट बन सकते हो, ठीक है। डोरमेंट करनी रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाई विद द। अब जब आप डोरमेंट का स्टेटस ले लेते हो तो आपको क्या क्या कंप्लाई करना है, तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जो 1 2 और 3 था, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर उतना तो आपको रखना ही पड़ेगा, मतलब अगर पब्लिक कंपनी तो 3 से कम डायरेक्टर नहीं चलेंगे। और दूसरा 30 डेज में क्या करना है आपको, आपको हर 30 डेज में यहाँ पे लिख रखा है एवरी 30 डेज में एमएससी 3 में आपको रिटर्न फाइल करना है, क्या जाता है एमएससी 3। बाकी आपके रिटर्न फाइल करने की डेट्स भले भी अलग होगी, लेकिन यहाँ पे आप एक्स्ट्रा एक एमएससी 3 फॉर्म फाइल करोगे जिसमें आप अपना रिटर्न फाइल करोगे, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है कि ये डोरमेंट कंपनी अपन बन गए। अब या तो एमएससी 1 फाइल करने के 7 दिन बाद ही कोई बड़ा अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हो गया, या फिर डोरमेंट कंपनी डोरमेंट रही नहीं, ठीक है ना। जो अपन ने फ्यूचर प्रोजेक्ट बोला था, बातें की थी फ्यूचर की, क्या हो गया प्रेजेंट में प्रोजेक्ट शुरू हो गया, ऐसा कुछ भी हो गया, तो क्या करना है वापस से जो एमएससी 1 की एप्लीकेशन थी उसकी कंडीशन या उसका स्टेटस फाइल करने के बाद डायरेक्टर ने विद इन 7 डेज मेक एप्लीकेशन टू आरओसी फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी। तो उसको क्या करना पड़ेगा 7 डेज में, जैसे ही ऐसा कुछ होता है डायरेक्टर को 7 डेज में वापस फाइल करना पड़ेगा, क्या कि हमको एक्टिव स्टेटस लेना है, क्या फाइल करने का। अब यहाँ पे जब एक्टिव स्टेटस की बात की तो इसमें कौन कौन से फॉर्म आते हैं, देखो जब आप एक्टिव स्टेटस के लिए फाइल करते हो तो आपको एमएससी 4 फॉर्म फाइल करना होता है, साथ में एमएससी 3 तो करना ही है, जो तो एनुअल रिटर्न फाइल है 30 डेज में आपको हर साल एंड होने के फाइल करना पड़ता है, एमएससी 3 के साथ में आप एमएससी 4 फॉर्म फाइल करोगे। फिर आरओसी आपको एमएससी 5 जो फॉर्म है ना उसमें क्या करेगा इशू करेगा, सर्टिफाइड करेगा, ठीक है, कि आपको सर्टिफिकेट किस में इशू हुआ एमएससी 5 में, कि आप क्या कर सकते हो, आप एक्टिव स्टेटस में काम कर सकते हो। ये बहुत सिंपल सी कुछ चीजें थी। एक लास्ट में प्रोविजन डिस्कस कर लेती हूँ कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो एप्लीकेबल नहीं होगा जिसके ऊपर डोरमेंट कंपनी का जो मतलब फाइल ही नहीं कर सकती डोरमेंट कंपनी के लिए। पहला तो आपका इंस्पेक्शन इंक्वायरी चल रहा है, इंस्पेक्शन इंक्वायरी चल रहा है, वर्कमैन के ड्यूज अभी तक पे किए नहीं किए हुए हैं, या फिर आपने अभी तक जो आपका डिपॉजिट वगैरह थे वो पे नहीं किया, या फिर आपने टैक्सेस वगैरह पे नहीं किया, तो फिर आप क्या बोलते हो कि हम डोरमेंट कंपनी बन जाए, तो आपको अलाउड ही नहीं करेंगे डोरमेंट कंपनी बनने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इंस्पेक्शन इंक्वायरी, डोरमेंट कंपनी के लिए आपका इंस्पेक्शन इंक्वायरी चलना नहीं चाहिए, और कोई भी जो प्रोसिक्यूशन है वो पेंडिंग नहीं होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन पेंडिंग नहीं होना चाहिए। दूसरा आ जाता है कंपनीज पब्लिक डिपॉजिट वगैरह जो है, तो डिपॉजिट में डिफॉल्ट नहीं करना है, मतलब मेच्योर होते डिपॉजिट आपने रीपे कर दिए, कोई ऐसा डिपॉजिट नहीं पड़ा है जो मेच्योर होने के बाद भी अभी तक आपने चुकाया नहीं है। फिर नॉट होल्डिंग आउटस्टैंडिंग लोन्स। अच्छा इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, देखो आउटस्टैंडिंग सिक्योर्ड लोन आपने होल्ड नहीं कर रखा है, आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड है तो चलेगा, आप डोरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो देखो आउटस्टैंडिंग सिक्योर्ड लोन अगर पड़ा हुआ है, आउटस्टैंडिंग पड़ा है नहीं चलेगा, लेकिन अगर अनसिक्योर्ड पड़ा है तो आप डोरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देन डिस्प्यूट इन मैनेजमेंट, अच्छा कंपनी खुद क्यों चाहेगी कि मैं डोरमेंट कंपनी बनूं, उससे क्या होगा उसकी कंप्लायंसेस कम हो जाएंगे। मैंने पहले भी एक लेक्चर में बताया था कि उसको क्या 445 सेक्शन चला है, तो पता है ना सेक्शन 445, तो इसमें क्या होगा कि कंपनी को अब कम एनुअल रिटर्न वगैरह, खाली एक एमएससी 3 फॉर्म फाइल किया 30 डेज में एंड के अपने बाकी सारे जो कंप्लायंसेस है ना वो कम, खाली डायरेक्टर मिनिमम नंबर रखना है, बाकी इतने सारे जो कंप्लायंसेस है कंपनीज के वो उसको कम करने पड़ेंगे, इसलिए कंपनी सोचती है कि हम थोड़े टाइम के लिए डोरमेंट बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्प्यूट इन ओनरशिप, अगर मैनेजमेंट में ही डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर ऐसा है कि जो टैक्सेस वगैरह है वो पे नहीं किए, वर्कमैन ड्यूज पे नहीं किए, या फिर फाइनली कोई भी लिस्टेड कंपनी डोरमेंट नहीं बन सकती, सिंपल कंपनी इज, मतलब लिस्टेड कंपनी के लिए डोरमेंट का ऑप्शन। अब लिस्टेड कंपनी हो आप फ्यूचर प्रोजेक्ट में काम कैसे करोगे, मुझे तो समझ नहीं आई बात, इसलिए क्लियरली लो में भी लिख लिया कि नहीं लिस्टेड कंपनी को हम अलाउ नहीं करेगी डोरमेंट कंपनी बनने का, ठीक है। तो
तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपने 455 सेक्शंस को डिस्कस किया है। सेक्शन 455 फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाली कंपनीज जिन्होंने 2 साल से लास्ट 2 ईयर्स से कोई भी मेजर अकाउंटिंग मतलब ट्रांजेक्शन नहीं किया है, लास्ट 2 ईयर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है, देन ऐसी कंपनीज में या तो आरओसी बोल दे नोटिस इशू करके आप डॉर्मेंट में अपना नाम रजिस्टर कराओ, या कंपनी खुद ही अप्लाई कर लेती है। कंपनी अप्लाई कैसे करती है, स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस एमएससी 1 फॉर्म फाइल करती है। देन फिर क्या होता है, एमएससी 2 में आरओसी बोलता है यस हम आपको अलाउड करते हैं डॉर्मेंट कंपनी बनने के लिए, लेकिन अगर यही डॉर्मेंट स्टेटस 5 साल तक चलता रहा फिर भी कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो आपको नाम स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। मतलब 5 साल में या तो एक्टिव पोजीशन में आप चले जाओ या फिर आप डॉर्मेंट से स्ट्राइक ऑफ में चले जाओ। एक्टिव पोजीशन में जाने के लिए सिंपली क्या करना है, एमएससी 3 फॉर्म फाइल करना है जो कि 30 डेज ईयर एंड के आपको करना ही पड़ता है। देन फिर क्या होगा, एमएससी 4 एंड 5 फॉर्म, 4 में हम अप्लाई करेंगे कि हमें एक्टिव स्टेटस में लेके आओ, और एमएससी 5 फॉर्म में क्या बोलेगा, गवर्नमेंट बोलेगा कि चलो आपको हम क्या करते हैं एक्टिव स्टेटस में लेके आ जाते हैं। उसके बाद में हमारे ऊपर सारे कंप्लायंसेस जो एक नॉर्मल कंपनी पे लगते हैं वो लगने लगेंगे। अब ऐसी कौन सी कंपनी से जो कि एप्लीकेबल नहीं होता है, जो कि अपना स्टेटस डोरमेंट कंपनी में, इसका सिंपली बता देती हूँ, सोते हुई कंपनी बोलते हैं इसको हम, हिंदी में इसका होता है सुप्त कंपनी। तो ऐसी कौन सी कंपनी से आपकी वर्क में ड्यूज पड़े हुए और आप सो रहे हो, या फिर आपके टैक्सेस पड़े हुए, लाइबिलिटीज पड़ी हुई है आप सो रहे हो, या फिर ऐसा है कि ऐसी कंपनी जिसके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सॉरी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो आउटस्टैंडिंग लोन है, तो भी वो डोरमेंट कंपनी में अप्लाई नहीं करेगी, लेकिन अनसिक्योर्ड है तो चलेगा, ठीक है। अनसिक्योर्ड को एक बार को रिलैक्सेशन दिया इधर। फिर बोलते हैं इंस्पेक्शन इंक्वायरी भी पेंडिंग चल रहा है, नहीं चलेगा। फिर प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किए हुए, नहीं चलेगा। या फिर ऐसा है, फाइनली बता देती हूँ, डिस्प्यूट चल रहा, मैनेजमेंट में डिस्प्यूट चल रहा है, ऑनरशिप में डिस्प्यूट चल रहा है, फिर आप डोरमेंट कंपनी कैसे बनोगे, ठीक है। स्लिपी कंपनी बोलते हैं जिसको। फिर अच्छे कंपनी और लिस्टेड कंपनीज के ऊपर तो कभी लगेगा ही नहीं प्रोविजन, ये भी नहीं लगेगा, स्ट्राइक ऑफ वाला भी नहीं लगेगा, वो तो आप स्टॉक एक्सचेंज पे छोड़ दो, उसको क्या करना है इस कंपनी का, ठीक है, क्योंकि वो कहाँ लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज पे, वो इधर आएगा नहीं। अब अपन लास्ट के कुछ ऐसे मिसलेनियस प्रोविजंस डिस्कस कर लेते हैं जिसमें अमेंडमेंट आए थे। वैसे जब मैंने डिस्कस किया था कंपनी से 2019, तो जितने भी अमेंडमेंट थे ये सारे अमेंडमेंट कंपनी से 2019 के लिए, वो वहां पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए, बट मैं एक पर्टिकुलर मिसलेनियस चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ, तो इससे रिलेवेंट प्रोविजन, क्योंकि वो सारे अमेंडमेंट डिस्कस किए थे उसमें ये अमेंडमेंट इंक्लूड थे, तो मैं जो पर्टिकुलर इस चैप्टर के अमेंडमेंट है वो इसी के साथ अभी डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। अमेंडमेंट और प्लस जो एप्लीकेबल सेक्शंस है, तो फाइनली इस लेक्चर के बाद अपने मिसलेनियस सारे प्रोविजंस खत्म हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है सेक्शन 446A। स्पेशल कोर्ट के साथ मैंने ये डिस्कस नहीं किया था, इसलिए अभी बता देती हूँ कि स्पेशल कोर्ट में ऐसा कोर्ट जो कि जब कोर्ट को आपको पनिशमेंट देना होगा तो वो क्या देखेगा, आपने डिफॉल्ट किया है, कितना रिपीटेटिव नेचर का डिफॉल्ट है, ऐसी कंपनी उसका साइज कैसा है, कंपनी का नेचर कैसा है, डिफॉल्ट का नेचर कैसा है, इंक्वायरी करेगा, पब्लिक इंटरेस्ट तो इन्वॉल्व नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये सब देखने के बाद डिसाइड करेगा कि आपके ऊपर क्या पेनाल्टी लगानी है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि कोर्ट अपने ओन पे पेनाल्टी डिसाइड करता है, ये तो सिर्फ एक गाइडलाइंस होती है जो अपने को एक्ट में दे रखी होती है। फिर जो है पेनाल्टीज फॉर ओपीसी और स्मॉल कंपनी, अभी छोटा कंपनी है तो उनके ऊपर थोड़ा तो रिलैक्सेशन, तो उतना पैसा लाएंगे कहाँ से, तो उनको पेनाल्टी भी छोटा लगेगा, क्योंकि अगर कोई गलती हो जाती है तो पब्लिक इंटरेस्ट भी कम अफेक्ट होता है, इसीलिए बोलते हैं कि आपको हाफ ऑफ द अमाउंट पेनल्टी लगेगा। किस किस सेक्शन के लिए, सेक्शन 92, सेक्शन 137 एंड सेक्शन 117। मैम 92 कौन सा सेक्शन होता है, अपने एनुअल रिटर्न वाला, 137 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने होते हैं, और 117 जहाँ पे अमेलगमेशन का काम होता है। तो यहाँ पे जो फॉर्म्स फाइल करने थे आपने नहीं किया, कोई बात नहीं, आपको हाफ ऑफ द अमाउंट, मतलब जितना भी डिसाइडेड अमाउंट है उसका हाफ अमाउंट ही आपको पे करना है। ये कौन सा सेक्शन चल रहा था अपना 446A, ये खत्म हो जाता है, स्पेशल कोड का अमेंडमेंट खत्म। अब मिसलेनियस प्रोविजन का सबसे इम्पोर्टेंट जो कि सबको बहुत कंफ्यूज करता है, वो वाला अपन देख लेते हैं, सेक्शन 447, जो कि कई बार पूछा जाता है। जब भी पूरे कंपनीज एक्ट में फ्रॉड की बात होगी तो सीधा 447 सेक्शन पे चले जाते हो। ये डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट बनाया गया है हमारे द्वारा। देखो ये बहुत सिंपल है, इसमें क्या गिवन है, एक तो 10 लाख अमाउंट, कंपैरिजन किसका करना है, 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर, मतलब सबसे पहले तो एक इन दोनों में से जो कम अमाउंट है वो अपन ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। फिर इससे ज्यादा या इसके इक्वल, सपोज ये अमाउंट आया 11 लाख आ गया, ठीक है, तो इसके या तो 11 लाख, मतलब इक्वल में भी मैं बोल रही हूँ, इक्वल या इससे ज्यादा है, तो फिर आपको कितना इम्प्रिजनमेंट होने वाला है, मिनिमम 6
मंथ, मैक्सिमम 10 ईयर। डिसाइड कौन करेगा, ये बीच में कितने ईयर, 2 साल डिसाइड करें, कौन डिसाइड करेगा? तो 6 साल मिनिमम, इससे कम नहीं, यानी 1 दिन 2 दिन का जेल नहीं बोला, 6 मंथ मिनिमम और मैक्सिमम 10 साल। देखो 10 साल इसलिए क्योंकि आपने जानबूझ के गलती की है, फ्रॉड किया है, ठीक है। ये अगर आपसे अनजाने में कोई गलती होती तो आपको इतने साल जेल भेजते नहीं, पहली बात तो, ठीक है। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ सेक्शन 212 के अलावा कोई भी कंपनीज एक्ट में ऐसा इम्प्रिजनमेंट नहीं है जो रिगोरियस है, ठीक है ना। अब 6 मंथ से 10 ईयर्स की आपको फाइन लगेगा, बिल्कुल फाइन भी लगेगा, कितना, 100% ऑफ द अमाउंट गेन, जितना आपको प्रॉफिट हुआ, और 300% मतलब 3 टाइम्स, अपने एक्ट में लिखा है 3 टाइम्स, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 100% ऑफ अमाउंट से लेके 300% ऑफ अमाउंट तक का आपको फाइन लग सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक शब्द में ध्यान रखना, एंड लिख रही हूँ, इन शब्दों का बहुत मतलब होता है, मतलब जेल भी होगी और साथ में फाइन भी भरना है। यहाँ पे और नहीं लिखा है, और बोध नहीं लिखा है, लिखा है जेल तो होगी ही, साथ में फाइन भी भरना है। लेकिन अगर यही बात अगर पब्लिक इंटरेस्ट में आ जाती है, सोचो आपने एक इंसान का मर्डर किया, ये पब्लिक इंटरेस्ट में है क्या, कोई पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, लेकिन आपने बम विस्फोट किया, तो यहाँ पे एक बड़ा, इतना बड़ा जो पब्लिक इंटरेस्ट मतलब इतने सारे पब्लिक को नुकसान पहुंचा है ना, तो एक तो होता है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी को ही नुकसान हो गया, एक होता है उसके शेयर होल्डर, उसके स्टेक होल्डर्स, क्रेडिटर्स, वेरिटर्स, सबको नुकसान हो गया, कंपनी में मतलब खाली किसी डायरेक्टर को क्या बोलते हैं अफेक्ट हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है, फ्रॉडुलेंट अफेक्ट हुआ है पर किसी पर्टिकुलर। और यहाँ पे जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात आ जाती है तो आपको ये 6 महीने 6 महीने तो रहने दो, फिर आपको मिनिमम जेल कितना होगा, यहाँ पे बोला है मिनिमम जेल 3 इयर्स और मैक्सिमम 10 तो हो ही सकता है, उसमें कोई टेंशन नहीं। बाकी प्रोविजन एज इट इज रहेगा, जहाँ पे 6 मंथ्स मिनिमम है, पब्लिक इंटरेस्ट नाम आते ही वहां पे मैक्सिमम मिनिमम कितना हो जाएगा, 3 इयर्स, मतलब 3 इयर्स से कम नहीं, अगर पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट होता है तो। एक तो फ्रॉडुलेंट मतलब जानबूझ के गलती की, उसमें भी पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट होता है, 3 इयर्स मिनिमम। तो ये पेनाल्टी जो है वो मैंने अभी सिंपल डिस्कस की, जिसमें अभी तक अमेंडमेंट अपन ने डिस्कस नहीं किया। तो अच्छा अमेंडमेंट किधर है, अभी देखो अमेंडमेंट किधर है, यहाँ पे देखना, जब अभी अपन ने देखा था तो वो देखा था 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर। अब यहाँ पे जो 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर था, इसके इक्वल और इससे ज्यादा डिस्कस किया, ठीक है। अगर यही यहाँ पे इससे कम और ज्यादा का डिस्कस किया था, अब इसके इक्वल और ज्यादा डिस्कस किया, अगर मान लो इससे कम का अमाउंट है, ये 9 लाख है, एक बार टर्नओवर का 1% करना, ठीक है, फिर उसको 10 लाख से आप क्या करना, कंपेयर करना, उन दोनों में से जो भी कम है, उससे भी कम अमाउंट अगर आ जाता है, ठीक है, विच इज लोअर से भी कम अमाउंट आ जाता है, तो फिर क्या करें। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं बोल रखा है कि 6 मंथ टू 3 इयर्स, 100% टू 300%, सिंपली बोला है यहाँ पे मैक्सिमम आपको कितना, 50 लाख, और यहाँ पे कितना मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, वो बोला है 5 इयर्स, ठीक है, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कितना हो सकता है, 5 इयर्स। तो ये दोनों क्या है, मैक्सिमम मैक्सिमम देखिए, मतलब इसी से कम ही होगा, 5 ईयर से ज्यादा की जेल होगी नहीं। और इसमें इससे भी बड़ी बात है, यहाँ पे और लिखा हुआ है, और पहले अपन ने क्या देखा था, वहां पे बोथ लिखा हुआ था, मतलब एंड लिखा हुआ था, तो एंड मतलब या जेल भी होगी और साथ में फाइन भी, इधर क्या है और लिखा है, मतलब या तो जेल या फिर फाइन या फिर दोनों, ठीक है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। तो ये अपना 447 इंपॉर्टेंट सेक्शन, और पहले यहाँ पे 25 लाख था जो अभी बढ़ के 50 लाख हो गया, ये अमेंडमेंट था, एक इतना सा अमेंडमेंट था, ठीक है। बाकी 447 सेक्शन मैंने डिस्कस किया। अब अपन आ जाते हैं सेक्शन 454 पे, इसमें भी अमेंडमेंट है। इस बार इस मिसलेनियस प्रोविजन में कंपनी से 2019 में बहुत सारे अमेंडमेंट है, बहुत सारे नहीं, मतलब 4-5 सेक्शंस के अमेंडमेंट है, बट इट्स ओके, इट इज मैनेजेबल, कोई ऐसा कोई तूफान अमेंडमेंट तो था नहीं जो अपने से मैनेज नहीं होगा। देखो 454 में बोला है एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टी, एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टी में बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट may appoint as many officer of central government not below the rank of as adjudicating officer। यहाँ पे adjudicating का पावर जो है वो दिया है किसको, आरओसी को। कौन इंपोज कर रहा है पेनाल्टी, आरओसी, वेरी गुड, आरओसी अपने वहां पे पेनाल्टी इंपोज कर रहा है, पर हम तो अग्रीड पर्सन है, हमें जो आरओसी दे या डायरेक्ट की और आरओसी पेनल्टी डायरेक्ट कर सकता है। सबसे बड़ी बात इसमें आरओसी डिफॉल्ट को रेक्टिफाई करने के लिए
है, अब किसके पास जाना है बताओ। हम आरओसी के डिसीजन से खुश नहीं है, अपील कहाँ करें? तो आपको अपील करनी पड़ेगी कहाँ पर? आपको अपील करनी पड़ेगी आरडी के पास, रीजनल डायरेक्टर। कितने डेज में यहाँ पे बोला है आपको आरडी के पास जाना पड़ेगा? 60 डेज में। कितने डेज में? 60 डेज में। क्या करेगा आरडी? या तो कंफर्म करेगा, या फिर उसी को मॉडिफाइड करेगा, या फिर सेट असाइड करके नई पेनाल्टी या नया कुछ भी डिसीजन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स कौन है? यहाँ पे आरओसी अपने ऑन पे क्या डिसाइड करा है? पेनल्टी। साथ में क्या बोल रहा है कि डिफॉल्ट भी रेक्टिफाई करो। ठीक है, बोल सकता है आरओसी, पर हम एग्रीड पर्सन है, हम अपील कहाँ करें? हमारी व्यथा किसके पास जाके सुनानी है हमको? तो हमें सुनाना है आरडी को। ठीक है, कितने दिन में? 60 दिन में। 60 डेज में आरडी फिर बाद में क्या करेगा? सुनेगा, समझेगा, डिसाइड करेगा, कंफर्म करा है, मॉडिफाई करा है, सेट असाइड करा है, दैट्स इट। ये सेक्शन 454 में एक और चीज मैं बता देती हूँ, जो भी आपके ऊपर पेनाल्टी लगती है 90 डेज में आपको उस पेनाल्टी को भरना पड़ेगा। अगर नहीं भरी तो या तो पेनाल्टी का अमाउंट भी ज्यादा हो जाएगा और साथ में आपको जेल भी हो सकती है। हर एक एक्ट में यही होता है, अगर आपके ऊपर पेनाल्टी लगी और आप पेनाल्टी नहीं भरे, आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आप फिर जेल की हवा खानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला अगर 90 डेज में आप पेनाल्टी पे नहीं करते हो, फाइन वगैरह पे नहीं करते हो, तो आपको एक फाइन और यहाँ पे डिफाइन किया है, 25,000 से लेके 5 लाख तक का फाइन और लग सकता है। 25,000 से लेके 5 लाख 90 डेज में पे करके कम से कम अपन इसी से तो बच ही सकते हैं। ठीक है, और ये जो जेल का प्रोविजन है ये तो जनरल लॉ का प्रोविजन है। आपके हाथ में पैसा ही नहीं है तो आप कैसे दोगे? नहीं दोगे तो फिर क्या करेगी कोर्ट? तो आपको क्या करेंगे? जेल ही भेजेंगे फिर। अब आ जाता है कंपनीज एक्ट में एक रिपीटेड डिफॉल्ट, ये भी एक नया सेक्शन है। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जब भी आपको, जैसे मैंने 446A डिस्कस किया, वैसे मैं अभी 454A डिस्कस करूंगी। ये जो आप A 455B ये जो सेक्शन देखते हो ना, ये कभी भी एक्ट के पैदा होने के साथ पैदा नहीं होते। जब भी अपन ऐसे सेक्शन देखते हैं ना 454A, मतलब उसी सेक्शन का कोई बच्चा पैदा हुआ है, वो बाद में जब अमेंडमेंट हुआ और क्या लगा लोगों को कि नहीं एक्ट में कुछ अमेंडमेंट आना चाहिए, कुछ चेंजेस आना चाहिए, तब वो चेंजेस में ये ऐसे सेक्शंस आते हैं। ठीक है, 454A 446A। अब अपन आ जाते हैं 454A डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 454A। 454A में क्या बोला है? पेनाल्टी फॉर रिपीटेड डिफॉल्ट। अभी एक ही गलती की, ठीक है, उसी को वापस दोहराया, फिर तो आपको छोड़ेंगे नहीं। देखो, सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट के लिए इक्वल टू ट्वाइस, दुगने अमाउंट की पेनाल्टी लगेगी। ठीक है ना, सब्सिक्वेंट सिमिलर डिफॉल्ट सेम सेक्शन में तो आपको डबल अमाउंट की पेनाल्टी लगेगी। आपको पता है छोटी कंपनीज को रिलैक्सेशन दिया था, स्मॉल ऑफिसी को, कि हाफ अमाउंट ही पे करना। फिर लोगों ने सोचा कि अबे क्यों ना ऐसा करें कि जो बार बार उसी डिफॉल्ट को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, उसको दुगने अमाउंट की पेनाल्टी लगाते। तो ये दोनों ही सेक्शन कंपनी से 2019 में अमेंडमेंट होकर आए। ठीक है, तो याद आता है 454A सिंपल सेक्शन था, वी डिस्कस इट। फिर आ जाता है 450, लास्ट सेक्शन है, डिस्कस कर लेती हूँ। ये इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, जहां इस पूरे एक्ट में कहीं कोई पेनाल्टी नहीं दी है ना, तो 454 लगा दो, सॉरी 450 लगा दो। क्या बोलते हैं 450 में कि जहां पे स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं है, अप टू 10,000 की पेनाल्टी लगाओ, और 1,000 पर डे अगर कॉन्टिन्यूस फेलियर है, मतलब आपको बोला कि रिटर्न फाइल करो, आप फाइल नहीं कर रहे हो, तो 30 दिन में फाइल करना था, 31वें दिन 1,000, फिर 32वें दिन 2,000। तो आपको ऐसे कॉन्टिन्यूस, इसको बोलते कॉन्टिन्यूस फेलियर, जितने दिन में आपको फाइल करना है, जितने दिन में काम करना है, नहीं किया तो हर एक दिन की आपके ऊपर पेनाल्टी डिफाइन होती है। ये बोलिए 1,000 पर डे, और 10,000 बोला है अगर वन टाइम वाला डिफॉल्ट है तो। ठीक है, ये 450 सेक्शन में था। एक लास्ट और डिस्कस कर लेते हैं अपन कि जैसे सपोज आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी जिस वजह से उस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन हुआ, कोई तो रीजन टू बिलीव तो होना चाहिए ना, तो क्या वो रीजन टू बिलीव ट्राइब्यूनल को, कोर्ट को, किसी को भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्या कि वो रीजन टू बिलीव का सोर्स क्या था? तो नहीं, हमको डिस्क्लोज नहीं करना है सोर्स। यहाँ पे देखो हर एक चीज से ऊपर उठ के ये सेक्शन है। बताओ मैं, क्योंकि जब अपन बात करते हैं कि अथॉरिटी को बतानी है इन्फॉर्मेशन, तो हम बोलते हैं हम थर्ड पर्सन को नहीं बतानी है, कॉन्फिडेंशियलिटी रखो, लेकिन आपको कोर्ट, अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल इनको तो बताना ही है। पर ये सेक्शन बोलता है आपने इन्फॉर्मेशन बता दी ना, उनको रीजन मिल गया, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, बात खत्म ना, अब किस सोर्स से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली वो बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना सा बोला है कि इसमें 457 में।
ये भी क्लियर है। अब अपन एक लास्ट प्रोविजंस डिस्कस कर लेते हैं गवर्नमेंट कंपनी, जो अपने पूरा तो चैप्टर नहीं है अपने किसमें कोर्स में सिलेबस में, लेकिन जितना चैप्टर है यानी 2 सेक्शन है तो वो तो डिस्कस करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट कंपनी का चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 23। जब गवर्नमेंट कंपनी का आ जाता है ना कोई भी प्रोविजन, तो आप क्या करोगे? चैप्टर 23 सबसे पहले तो लिखोगे चैप्टर 23, फिर वो कवर करता है 394 और 395 सेक्शन ओनली। फिर आप क्या करोगे? सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन 245। आपको पता होगा कि सेक्शन 2 के साथ में हमेशा क्लोजेस होते हैं, सब सेक्शन नहीं होते, क्योंकि वो डेफिनेशन सेक्शन रहता है। तो यहाँ पर भी सेक्शन 2 क्लोज 45 में क्या डिफाइंड है? गवर्नमेंट कंपनी डिफाइंड है। क्या बोला है गवर्नमेंट कंपनी के लिए? एज पर सेक्शन 2 क्लोज 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जहां पे नॉट लेस देन 51%, 50% बोलना मत, not less than 51% of the paid up share capital is held by या तो CG, SG या SGs लिख रही हूँ, मतलब एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट या पार्शियली इनमें से किसी ने भी 51% से ज्यादा का हेल्ड कर लिया है, वो कंपनी क्या हो जाएगी? गवर्नमेंट। उससे भी इंपॉर्टेंट बात, जो भी गवर्नमेंट कंपनी है उसकी जितनी भी सब्सिडरी है, वो भले कैसे भी सब्सिडरी बनी है, ठीक है ना, 100% सब्सिडरी की बात नहीं कर रही मैं, हॉलीवुड सब्सिडरी की बोली है मैंने, नहीं बोला ना, तो क्या बोला मैंने? सब्सिडरी कंपनी है, उन सभी को क्या माना जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी ही माना जाएगा, ठीक है। अब एक सेक्शन आ जाता है 394, ये बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा हटके सेक्शन है। क्यों? पहली बात तो गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट कौन करता है? क्या हम सिंपल ऑडिटर जाते हैं वहां करने ऑडिट? नहीं, C&AG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करता है ऑडिट। और दूसरी बात ये कि क्या हमारी रिपोर्ट जो है वो सिर्फ शेयर होल्डर के सामने प्रेजेंट होती है, पार्लियामेंट में जाती है? हमारी रिपोर्ट तो सिंपल शेयर होल्डर के सामने प्रेजेंट होती है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी की रिपोर्ट जो है वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जाती है। लेकिन सपोज सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही हमारी, स्टेट गवर्नमेंट ने ही हमारा स्टेक ले रखा है कंपनी का, तो फिर स्टेट लेजिस्लेचर में, दोनों ही हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में आपकी रिपोर्ट जो होगी वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। और साथ में 143 सबसेक्शन 6 यानी सप्लीमेंट ऑडिट का जो राइट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। उसको इस रिपोर्ट से, C&AG की रिपोर्ट के बाद भी लगता है कि नहीं हमको और कुछ तथ्य चाहिए, हमको और कुछ ऑडिट करवाना है, तो सप्लीमेंट ऑडिट भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिट दे सकती है। तो बस इसमें मेन बात ये थी कि पार्लियामेंट में, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में किसकी रिपोर्ट जाने वाली है? 394 सेक्शन में बता रखा है किसकी रिपोर्ट जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी की। तो यहाँ पे अपना ये सारे के सारे आज 30 मिनट्स में, मतलब मैंने आज सारे मिसलेनियस के जितने भी टॉपिक्स थे, पहले एनसीईआरटी स्पेशल कोड में डिस्कस कर ही चुकी हूँ, उसके बाद में स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम जो था कंपनी का वो भी मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अभी अपन ने गवर्नमेंट कंपनी और जो भी अमेंडमेंट थे और जो भी अपने को एप्लीकेबल प्रोविजन थे प्लस गवर्नमेंट कंपनी आज डिस्कस कर लिया, ठीक है। नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कुछ भी इंप्रूवमेंट के लिए सजेशन है, वेलकम ऑल सजेशंस, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। वैसे थैंक्स टू ऑल कि मुझे बहुत सारे सजेशंस टेलीग्राम पर मिले थे जो हमारे ग्रुप पे उसमें, तो उसी से मुझे लगा कि मैंने बहुत इम्प्रूव किया है। सबको वेरी वेरी थैंक्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।